अस्सलाम वालेकुम। टैक्स और आपके साथ मैं हूं ज़बा शेख और हमारे साथ मौजूद होते हैं टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिफ मुमताज़, जो कि आज डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2019 और बजट सिफारिशात। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बजट में भी डेवलपमेंट आ रही हैं, साथ साथ बड़ी जो है वो नई नई खबरें भी सामने आ रही हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अनवर साहब, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस एमनेस्टी स्कीम 2019? देखें, एमनेस्टी है, फिर बजट भी है, बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो रही है। हाँ। अच्छा, और लोगों की परेशानी भी है, क्योंकि रोज़ आप देखते हैं कि डॉलर जो है कभी 40 रुपये ऊपर चले जाता है, कभी 25 रुपये पैसे ऊपर चले जाता है, और अब 157 की अभी आई, 157 पे डॉलर पहुंच गया। तो हर आदमी जो है वो परेशान है कि महंगाई कहाँ जाके रुकेगी। ये तो एक जनरल फिनोमेना है जो कि लोगों का है। हाँ। अच्छा, जब हम बात करते हैं, अगर हम देखते हैं एमनेस्टी के हवाले से, क्योंकि एमनेस्टी पहले आई थी, तो मैं बात करूँ, एमनेस्टी पहले भी आ चुकी है, हम बात करते रहेंगे। पहले पिछले साल भी थी, हमने कहा ये लास्ट एमनेस्टी है, फिर आ गई। अच्छा, इस साल जो फ़र्क है वो ये है कि बेनामी लॉ जो है वो लेजिस्लेट हो गया है, वो उससे पहले नहीं था। अब ये है कि गवर्नमेंट, हमने इस पर प्रोग्राम भी किया था कि गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि वो अगर प्रॉपर्टी नहीं डिक्लेयर है और बेनामी है तो उसको कन्फिस्केट कर सकते हैं, वो उसको ले सकते हैं। तो इस लॉ के होने से पहले ये गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं थी। अब ये पावर्स आने के बाद लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर उनकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बेनामी है, जो कि डिक्लेयर नहीं है, और कोई असासे ऐसे हैं जिसमें बैंक अकाउंट, शेयर उनका वो अगर नहीं है, तो वो उनको डिक्लेयर कर दें, क्योंकि ये बाद में उनको ज़्यादा तकलीफ देगा। अब एमनेस्टी के हवाले से जो सबसे बड़ी एक इशू आ रहा है वो टाइम का आ रहा है। सही, 15 मई में उन्होंने कहा कि 45 दिन है, लेकिन उसके बाद रूल्स आए, चीज़ें क्लेरिफाई हुई, तो ईद के बाद लोगों ने उसको सीरियसली सोचना शुरू किया। तो मेरे ख्याल में 15-20 दिन ही लोगों को मिल रहे हैं। तो अब जो गवर्नमेंट अपना हैंडीकैप बता रही है, वो कह रही है कि हम इसको आगे नहीं ले आ सकते, क्योंकि पहली जुलाई से हमें IMF के प्रोग्राम की तरफ जाना है। IMF कहती है कि आप एमनेस्टी के साथ हमारे प्रोग्राम में नहीं आ सकते। तो अब ये चैलेंजेस हैं जो कि गवर्नमेंट को देखना है, किस तरह इसको देखना है, और लोगों को इस एमनेस्टी को अवेल करना है। अब उनको अपने रिकॉर्ड्स देखने हैं कि उसको कैसे अवेल किया जा सकता है। मेरे ख्याल में ये ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी तो है लोगों के लिए कि अगर वो अवेल करना चाहें। डिटेल में हम बात करेंगे। अब आ जाते हैं बजट पे। बजट जो है वो एक, पाकिस्तान में तो हमेशा ऐसा होता है कि बजट आने से पहले जो है लोग बजट आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप जैसे लोग कपड़े और बातें कर रहे होते हैं कि ये महंगी तो नहीं हो जाएगी, और दूसरे लोग महंगा तो नहीं हो जाएगा, लोग अपने हवाले से बात कर रहे हैं, वो आटा दाल की बात कर रहे हैं। आप लोगों का तो वो इशू नहीं है, तो लोग बेचारे जो गरीब जैसे लोग हैं उनको ये फिक्र होती है कि उनकी जो रोज की अशिया हैं वो महंगी हो जाएंगी, उनके लिए खरीद जो है मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक हमेशा से, मैंने तो जब से अब मैं प्रोफेशन में आया, मैंने ये देखा है कि ये चल रहा है। बिल्कुल, टैक्स और आप जब से हम कर रहे हैं हम यही बात करते हैं कि बजट का एक परसेप्शन ही यही है कि महंगाई बढ़ेगी, चीजें महंगी होंगी, चीजें खराब होंगी, टैक्स लगेंगे, ये एक मतलब वो है। तो अगर हम देखते हैं बजट को, तो बजट में इस साल गवर्नमेंट ने कोशिश ये की है कि अगले 5 साल के रिफॉर्म इस साल में उन्होंने बजट में डाल दिए। टैक्स के हवाले से बात कर रहा हूं मैं, तो उन्होंने बहुत सारा चेंजेस किए हैं, और जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी जो है बड़ी नाला है, और बहुत ज्यादा ह्यूमन क्राई हो रहा है कि जी ये जो है बजट जो है वो इसको चेंज किया जाए, इसमें अमेंडमेंट की जाए। ऑल्दो वो स्टेप सही हैं, लेकिन वो फेज वाइज आने चाहिए थे, ये बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलना चाहिए। बिकॉज देखिए, आप 70 साल से एक इकोनॉमी चल रही है, वहाँ पे लोग हैं अपना कारोबार कर रहे हैं, उनको माइंडसेट की चेंज करने की जरूरत है। टैक्स जो है ना कल्चर डेवलप करता है, आपको कल्चर डेवलप करना है टैक्स देने का। वो डेवलप करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, और वो उसके लिए टाइम चाहिए के लिए आपको काम करना पड़ता है ग्राउंड पे। अगर आप इन्फोर्स करेंगे तो चीजें हॉल्ट हो जाएंगी, हॉल्ट होंगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हॉल्ट होगी, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज टैक्सेस जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिजल्ट में आते हैं। एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं, मतलब कारोबार होगा तो लोग टैक्स देंगे, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में बजट में उन्होंने जो सिफारिशात की हैं, जो प्रपोजल्स आए हैं, वो सही हैं, लेकिन उनको फेज वाइज जाना चाहिए, सेक्टर वाइज जाना चाहिए, और उस सेक्टर को जिसको डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं उसको इंसेंटिव दें, उस पर टैक्स कम लगाएं, ताकि वो लोग जो अगर डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, जो पहले डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज है। इसी तनाजुर में मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने भी ये बात की है कि अब कोई नॉन फाइलर का तस्वुर जो है वो नहीं होगा, अब सबको
टैक्स देना होगा चाहे कोई नाराज होता है तो। अब देखिए ये वो बातें हैं जो हमेशा एक हमारे यहाँ होता है कि जो जाने वाले की बातें जो ना आने वाला जो है उसको अंडू करने को जो है, पहले जब इन्होंने रखा था उसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि नॉन फाइलर की वजह से लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि जो फाइलर है वो नजर आ रहे हैं, जो नॉन फाइलर है वो नजर नहीं आ रहे हैं। अब वो आज क्योंकि वो नॉन फाइलर्स ने अपनी कॉज बना ली है उसको, कहते हमारा तो स्टेटस नॉन फाइलर है, हम रिटर्न फाइल ही नहीं करेंगे। तो इन्होंने इसको रीडू किया। मेरे ख्याल में वो इसी वजह से कि 2-3 साल में ये नजर आने लगा कि नॉन फाइलर्स टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहे, तो इन्होंने चेंज किया। ये चीजें होती रहती हैं, चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन मेरा पॉइंट कहने का ये है कि आपको इतनी तब्दीली लानी चाहिए जितनी लोग एक्सेप्ट कर सकें, जितनी लोग डाइजेस्ट कर सकें। टैक्स लगाएं, डॉक्यूमेंट करें, सब करें, इसलिए कि यही वे फॉरवर्ड है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो अब देखें क्या ये बजट अप्रूव कर सकता है, क्योंकि अपोजिशन भी एक तरफ खड़ी हुई है, बिजनेस कम्युनिटी भी बड़ा वो है कि उनके साथ वो है, आम आदमी परेशान है क्योंकि जितने टैक्सेस और सेल टैक्स खासतौर पे सेल टैक्स बहुत बढ़ाया गया। सेल टैक्स जितना बढ़ेगा वो एंड कंज्यूमर, मुझ पे, आप पे और हमारे जितने लोग हैं आम आदमी, उन पे आके वो एंड होगा और उनकी कॉस्ट पड़ेगी। बिल्कुल उसकी तो ये हम अपने प्रोग्राम में भी कहते रहे कि डायरेक्ट टैक्स बढ़ाएं और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि सेल टैक्स है उसको कम से कम करें। लेकिन अभी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास जो टारगेट है उसके तहत वो शायद ये कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को इस बजट को अप्रूव कराने में काफ़ी मुश्किलात होंगी। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, इनके रोड मैप क्या हैं, ये हम टाइम ही बताएगा। बिल्कुल, ये तो टाइम ही बताएगा कि अब हुकूमत के जो रोड मैप हैं वो क्या हैं, क्योंकि फिरदौस आशिक अवान तो यही कह चुकी हैं कि जो भी तजावीज़ दी जा रही हैं वो पीटीआई हुकूमत का लॉन्ग टर्म मैप होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे टॉपिक के हवाले से, टैक्स एमनेस्टी स्कीम और बजट सिफारिशात के हवाले से आपके जो भी क्वेश्चन हो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अनवर साहब, जिस तरीके से अब बजट के हवाले से आपने कहा कि बजट के आने से पहले ही बहुत ज़्यादा एक परसेप्शन बन जाता है कि बजट आ रहा है तो चीज़ें महंगी होंगी और तमाम तर चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, कोई आवाम के लिए रिलीफ नहीं होगा। तो इसमें बजट की टैक्स के हवाले से जो नई इस्लाहात हैं इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा इसको नटशेल में बताऊं कि इस वक्त जो है सेल टैक्स के बदले उन्होंने जहाँ पे जीरो रेटेड होती थी, जहाँ पे टैक्स नहीं था वहाँ पे उन्होंने सेल टैक्स लगा दिया है। तो इससे जो है कॉस्ट जो है एंड कंज्यूमर को महंगी हो जाएगी। उसमें टेक्सटाइल भी है, फूड भी है। डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है लाइव कॉलर ने दुबई से, सुहेल बात कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका सर? मेरा सवाल ये है कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं उनके लिए एमनेस्टी में कुछ उनको एक्शन लेना है फाइलर बनने के लिए, जैसे अभी फरमा रहे थे कि सब लोगों को जो है फाइलर बनना है, नॉन फाइलर का तस्वुर नहीं है। तो अब ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए स्कीम में क्या है? ठीक है, बिल्कुल। बेसिकली नॉन फाइलर के लिए जो है वो ये है कि अगर उनके कोई असासे, उनकी आमदनी, कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है और वो डिक्लेयर नहीं है या वो डिक्लेयर अगर किसी सोर्स आपकी एक्सप्लेनेबल नहीं है तो आप एमनेस्टी से फायदा उठाते हुए उसको डिक्लेयर कर दें और उसके बाद आप रिटर्न रेगुलरली फाइल करें। जो भी अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, कोई डिविडेंड आ रहा है, कोई अगर प्रॉपर्टी पे रेंटल इनकम है तो उसको आप टैक्स में ऑफर करके, मतलब एमनेस्टी में ऑफर कर दें उसको। उसके बाद 2019 ये एमनेस्टी कट ऑफ डेट है 30 जून 2018 तक की। असासों की बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है और आपके पास जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो और अगर जब आपने ये डिक्लेयर कर दिया तो 19 से फिर आप रेगुलर अपना रिटर्न फाइल करेंगे एज अ नॉन रेजिडेंट। बिल्कुल, नॉन रेजिडेंट को रिटर्न वो फाइल करना होता है जिसकी पाकिस्तान में कोई इनकम हो। राइट, ठीक है, वो पाकिस्तान में कोई रिटर्न फाइल करना है। और FBI ने, अभी हम बात करते हैं, FBI ने इस सवाल रेजिडेंट की जो है डेफिनेशन भी चेंज कर दी है। पहले डेफिनेशन होती थी कि 183 दिन अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आप रहे हैं तो आप मतलब आप रेजिडेंट होते थे। अब उन्होंने कहा पिछले 4 सालों में मिला के आप 365 दिन अगर पाकिस्तान में रहे हैं तो फिर आप रेजिडेंट होंगे और आपको अपना वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। वेल्थ स्टेटमेंट जब फाइल करते हैं या आप रेजिडेंट की तौर पर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी वर्ल्ड इनकम को पाकिस्तान में दिखाना पड़ेगा और वर्ल्ड एसेट्स को दिखाना पड़ेगा। तो ये एक तरह कम्बसम है नॉन रेजिडेंट के लिए। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अभी पहले घर ऑर्डर में कर लें, पहले पाकिस्तान में जो डॉक्यूमेंटेशन है फिर नॉन रेजिडेंट को भी उनको अकाउंट फॉर्म करें ताकि अगर कोई लॉ लेके आए तो उसके रिजल्ट भी नजर आए। ये नहीं लॉ आ जाए और कोई रिजल्ट नजर आने हैं। तो अभी जो हमारे दोस्त जिन्होंने दुबई से सवाल किया उनके लिए जवाब ये है कि आपकी जो असासे हैं ये पाकिस्तान में अगर वो डिक्लेयर नहीं है, सोर्स एक्सप्लेनेबल नहीं है तो आप एमनेस्टी अवेल करें और फिर उस पर 30 जून 2018 पे और फिर 19 के बाद उस पर ऑनवर्ड आप अपना
बिल्कुल, एक क्लियर फाइल करें। प्रोसीजर है कि आप क्लियरली उसको एमनेस्टी के अंदर डिक्लेयर करें तो फिर डेफिनेटली आप भी फाइलर बन जाएंगे। तो बात हो रही है टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से 2019 और बजट सिफारिशात के हवाले से। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। सो वेलकम बैक टू टैक्स और आप, और आज हम बात कर रहे हैं टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से और बजट सिफारिशात। और हमें ज्वाइन किया है नासिर ने हैदराबाद से। जी नासिर, क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मुझे सबसे पहले तो ये मेरा क्वेश्चन है कि मेरी नाक़िस मालूमात के मुताबिक बेनामी असासा तो कोई होता ही नहीं है। वो किसी ना किसी के नाम से होता है। कोई भी फ्लैट है, अलबत्ता ये हो सकता है कि मेरा फ्लैट है, मैंने अपना पैसा छुपाया तो किसी और के नाम मैंने कर दिया। ठीक है जी जी। वो हाँ, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर मेरा एक ही कोई मकान है और एक ही मतलब प्रॉपर्टी है कोई, वो तो ऑलरेडी वहाँ से इसी सर्वे में डिक्लेयर है, तो क्या उसको भी हमें डिक्लेयर करना होगा? वो क्या तरीक़ाकार है उसका? ठीक है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर करेंगे अनवर साहब। अनवर साहब ये कह रहे हैं कि बेनामी कोई अकाउंट नहीं होता, किसी ना किसी के नाम पे तो ज़रूर होता है। अब बेसिकली यहाँ पे जो बेनामी के वो ये है कि आपके नाम पे नहीं है, राइट। ये किसी और के नाम पे है और आपका एसेट है जो कि उसने भी नहीं दिखाया और आपने भी नहीं दिखाया हुआ। तो वो इसलिए अगर आप लॉ पढ़ेंगे तो उसमें आपको डेफिनेशन में थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाएगा। आपकी जो जनरल उसकी अंडरस्टैंडिंग वो बिल्कुल सही है। बेनामी कोई नहीं होता, किसी न किसी, लेकिन बेनामी से होता है कि आपके नाम पे नहीं है और आपने बेनाम उसको रखा हुआ है किसी और के नाम पे। बहुत सारे लोग अपने एम्प्लॉयज़ के नाम पे रखते हैं, बहुत सारे लोग अपने दोस्तों के जानने वालों के नाम पे रखते हैं। तो इस तरह बेनामी वो है। और जहाँ तक आपने बात की कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, और देखें ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लॉ की कि आप जो है जो भी आपके पास असासा है उसकी ट्रेल आपको पता होनी चाहिए। वो पैसे टैक्स आपको रिटर्न में डिक्लेयर्ड हों। आपके टैक्स डिक्लेयर्ड है अगर पैसे हैं तो वो पैसे, वो प्रॉपर्टी आपकी एक्सेप्टेबल है, वो प्रॉपर्टी आपके लॉ में उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं थी तो बहुत सारे लोगों को जो इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी मिली है वो भी उनके वालिदैन ने डिक्लेयर नहीं की हुई है। तो अगर आज वो आपके पास वेल्थ में आ रही है तो कल इसका सवाल जो पूछा जाएगा तो उसका जवाब अगर आपके पास नहीं है तो आज की एमनेस्टी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी एमनेस्टी में डिक्लेयर करके आप उस प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में एमनेस्टी में प्रॉपर्टी का इतना रेट नहीं है। वो उन्होंने कहा है कि जो एफबीआर वैल्यू है उसको 150% प्लस करें और फिर उस पर 1.5% दे के आप इस प्रॉपर्टी को लेजिटिमेट कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर प्रॉपर्टी डिक्लेयर है तो इसका डिक्लेयर का मतलब ये है कि आपके वालिद साहब ने भी डिक्लेयर की हो या आपके अगर मदर की तरफ से आई तो मदर ने डिक्लेयर की हुई हो टैक्स रिटर्न्स में, और उसके बाद आपके पास आई हो तो फिर उस पर कोई एमनेस्टी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो एमनेस्टी दे के आप उस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकते हैं। आई होप नासिर यू गॉट योर आंसर। हमें ज्वाइन किया है अभी अंजुम निसार साहब ने, फॉर्मर प्रेसिडेंट है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। कैसे आप देख रहे हैं? बजट से पहले हमने बात की थी, आपने कहा था कि गवर्नमेंट का बजट आ रहा है तो पता चलेगा गवर्नमेंट के किस तरफ डायरेक्शन है, तो अब आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखें, मैं पहले तो आपका शुक्रिया कि आप मुझे देखे चैनल पे। और आजकल सबसे बड़ा मेजर इशू है, आवाम पूछना चाहते हैं चाहे टैक्स पे हो या टैक्स पे ना हो कि मुल्क का हालात कैसे हैं, इकनॉमी कैसी है और मुझे बजट कैसा है। जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, ये देखने के बजट के अंदर कई ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं जो शायद अभी तक लोगों को समझ नहीं आई। ये जब 1 तारीख को जब फाइनेंस बिल पास हो जाएगा और ये जब लागू हो जाएगा तो बहुत से ऐसे लैकूनास हैं जो मैं समझता हूँ कि महंगाई का नया तूफान लाएंगे और कई जगह तो ये एप्लीकेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले एक कंडीशन डाली गई है कि जो गैर रजिस्टर्ड लोग हैं, जो हम चाहते हैं लोग टैक्स में आए, इसमें तो कोई तो राय नहीं है। हम हमेशा कहते हैं एज ए बिजनेस सोसाइटी के लोगों को टैक्स देना चाहिए, टैक्स में कंट्रीब्यूशन डालना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को टैक्स मिल सके और गवर्नमेंट वो पैसा सही जगह पे लगा सके। लेकिन एक जो चीज़ इन्होंने डाली गई है कि जैसे जो रजिस्टर्ड है, जैसे हम रजिस्टर्ड इम्पोर्टर है और हम अपनी एशिया कहीं बेचते हैं और किसी, क्योंकि हर आदमी रजिस्टर्ड नहीं है तो हम किसी गैर रजिस्टर्ड को बेचेंगे तो अब लागू कर दिया गया है कि उसका CNIC नंबर लेना लाजमी होगा। तो कल ये डिबेट हुई थी कि ऐसे लोग जैसे लोग जो सिगरेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो 30 से 40 हज़ार पान वाले या सिगरेट वालों को जाके देते हैं, तो उसके लिए मुमकिन नहीं है कि हर पान वाले या सिगरेट वाले से वो NIC ले सके या ऐसे ही दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन ले सके। लोग नहीं देते अपना CNIC नंबर। अगर आपने CNIC नंबर, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई है उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए नहीं बनाई है? ये कोई मतलब एक फिक्टिशियस वो है कि एक किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन ये कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल नहीं है। गो के अब यकीनी तौर पे चाहेंगे
तो जब आप एक ग्राउंड रियलिटी से हट जाते हैं तो ऐसी बेशुमार चीजें कर दी हैं। बहुत सारे सेक्टर्स को मिसाल के तौर पर रिटेल प्राइस से लिंक कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर हम एडिबल ऑयल के इम्पोर्टर्स हैं, बाहर से ब्रांड इम्पोर्ट करते हैं, उसको फिक्स कर दिया गया कि सेल टैक्स जो है वो रिटेल प्राइस पे दिया जाएगा। लोकल मैन्युफैक्चर तो शायद लगा दें, लेकिन आज के साल में इवन लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए और इम्पोर्टर्स के लिए रिटेल जो इन आते हैं बाहर से इम्पोर्ट होके आते हैं एडिबल ऑयल, उस पर चूंकि रोज प्राइस फिक्सेशन होती है उस आइटम में, रोज उसके अंदर डॉलर की करेंसी की फिक्सेशन हो रही है, तो कैसे पॉसिबल है? और सौदे होते हैं 3-4 महीने पहले, आपने आज ऑर्डर दिया 4 महीने बाद आएगा, तो कौन सी गारंटी गवर्नमेंट देगी कि उस दिन ये डॉलर का रेट एप्लीकेबल होगा? तो इन हालात में ये ऐसी चीजें हैं, वो माल बेचने मुश्किल हो जाएंगे, मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो ऐसी अच्छा फिर बेशुमार चीजें अपने ठीक है, आपका ये कहना अंजू भाई कि ये जो है सेल टैक्स जो लगाया है इन्होंने, इससे महंगाई बढ़ेगी, जो गवर्नमेंट ने जो ये जो एक कंडीशन डाली है CNIC की, ये प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक ये पॉसिबल नहीं है। मतलब चाहते तो सभी हैं कि डॉक्यूमेंट हो, लेकिन पहले फेज में पॉसिबल नहीं है। तीसरे, आप ये कैसे देखते हैं ये जो कमिश्नर का पावर दिए कि वो रेड कर सकता है, जहां पे उसको पता चले गोल्ड है, कैश है, तो वो रेड कर सकता है, आप इसको कैसे देखते हैं? जहाँ पे टैक्स इवेजन हो, करप्शन हो, आप तो वैसे भी कर सकते हैं। ये हैरेसमेंट, ये ऐसा क्लॉज डाल देना, और खासतौर से टैक्स पेयर्स के लिए जो गायें दूध दे रही है, वो अगर लीड करना शुरू कर दी ऑलरेडी सिस्टम के तहत, फिर कोहेजन होगा, जहाँ खौफ होगा वह इन्वेस्टर नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट वहां जाएगी जहाँ रेट ऑफ रिटर्न होगा, जहाँ इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी, और जहाँ पे इन हालात के अंदर जब आप डाल देंगे खौफ या ऐसी अलामत या ड्रैकोनियन लॉज बना देंगे सेल टैक्स या एक्साइज के, टैक्स पेयर्स आगे नहीं बढ़ता। जो मौजूदा लोग टैक्स नेट में हैं वो भी अवॉइड करते हैं, और जो टैक्स नेट में नहीं है, जो आना चाहते हैं, वो इन चीजों को देख के और खौफजदा हो जाते हैं। हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्रिएट करनी चाहिए लोग, ताकि टैक्स नेट में आ सकें। अब ये जो क्लॉज डाल दिया गया है, वो तो कहते हैं चेयरमैन साहब, और सही कहते हैं होंगे कि हम आपके लिए नहीं है, उन लोगों के लिए, लेकिन जब कानून बन जाता है तो ये कमिश्नर, हम ये चाहते थे कि आप ये कानून डालना ही अगर है तो ये इसका पावर खाली चेयरमैन FDR के पास हो, जैसे उन्होंने पहले कहा था कि रेट डाली जाएगी, अकाउंट अगर जब्त किए जाएंगे या कंसील के वो उसको रोका जाएगा, जब्त किए जाएंगे, तो खाली चेयरमैन को पावर। अच्छा, ये चेयरमैन के पास। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल आगे। आप ये बताएं कि जो सेल टैक्स के रेट्स इन्होंने रिवाइज कर दिए हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज जीरो रेटेड, उन पर 17% टैक्स लगा दिया, तो क्या आप समझते हैं इनको जीरो रेटेड पे रहना चाहिए या उनको रिड्यूस रेट पे ले आए तो बेहतर होगा? ये जो उस दिन भाई वज़ीर खजाना साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी ये सिस्टम जो लेट्स से एक्सपोर्टर्स के लिए जो आप बात करेंगे सेल टैक्स 17% मिसाल के तौर पे लगा दिया गया, वो कहते हैं ये इंटैक्ट है। इंटैक्ट हमारा ये कहना है कोई ऐसा मॉडलिटी से कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका पैसा आपके पास 17%, आप 1-1.5% तो वापस उनको कर नहीं सकते। 1-1.5% अभी 51 बिलियन के करीब पड़ा हुआ, जो 1-1.5% वो लेते थे अपना रिफंड। अब जब आप 17% लगा देंगे सेल टैक्स, तो ये तो कई 100 बिलियन जमा हो जाएगा, और गवर्नमेंट ये चोक हो जाएगा सिस्टम साफ। कैश फ्लो का सीरियस इशू का आपके ख्याल में? आप बेशक डोमेस्टिक पे लगाए, हम उसके खिलाफ नहीं है, डोमेस्टिक को तक जो लोग क्योंकि गवर्नमेंट कहते हैं कि ये कोई 1200 अरब की सेल है और ये लोग 6% टैक्स देते हैं, भाई आप उनको जरूर पकड़े जो सेल टैक्स नेट में नहीं है, लेकिन उसका ये तरीका नहीं है कि एक्सपोर्टर्स को उनका पैसा फंस जाए। वो पहले ही एक्सपोर्ट आपकी 35% डिवोल्यूशन के बावजूद पिछले 7-8 महीने में आपकी एक्सपोर्ट डॉलर टर्म में नहीं बढ़ी है, तो इन चीजों से। अच्छा, आप अंजुम भाई, आप इस बात से कितना वो मुत्तफिक हैं कि ये जो एक वो है कि एक्सपेंशन विद द रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स, आप क्या समझते हैं ये यही पॉलिसी गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए कि आप एक्सपेंड करें लेकिन रिड्यूस रेट के साथ जाएं? बिल्कुल, देखें जो आप जो अब दो चीजें हैं, जब आप कहते हैं कि हम लोगों को सबको टैक्स देना चाहते हैं, क्या वजूहत है कि तमाम तर गवर्नमेंट के एफर्ट के बावजूद कि हमारा टैक्स रेवेन्यू आगे बढ़ता 4,400 होता या 4,200 होता, हम बात मुश्किल इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 500 अरब रुपए खाली टैक्स के अंदर शॉर्टफॉल है, 500 बिलियन रुपये, ये 70 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। इसका मतलब है कि टैक्स पे मुतमईन नहीं है किसी वजह से, हालांकि इन्फ्लेशन अपनी जगह, डिवैल्यूएशन अपनी जगह, उसके बावजूद तो एक्सपेंशन होना चाहिए, रेट टैक्स रेट कम हो। कॉर्पोरेट टैक्स का गवर्नमेंट ने 3-4 साल पहले वादा किया था, जो सेक्टर आए थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी कि हर साल कॉर्पोरेट टैक्स में 1% की कमी हो गई, इस साल आपने कमी नहीं की, जैसे गवर्नमेंट अपने कमिटमेंट से डेविएट किया। जब आप डेविएशन करते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट उस बुनियाद के ऊपर उस प्लानिंग के तहत अपनी फैक्ट्री या इन्वेस्टमेंट लाया है और उसको उस तरह टैक्स में सहूलत नहीं दी गई जो कमिटमेंट की गई थी, तो उसके असरात ओवरऑल मैशियत पे अच्छे नहीं होते। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम साहब आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, फिर आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये आपने देखा कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो सोच रही है कि ये जो टैक्स बहुत सीरियस होगा, उनको अपने रिफंड्स का इशू है, उनको टैक्स रेट का इशू है, और मेरे ख्याल में उनको ये भी इशू है कि उनको बहुत हैरेस किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इसको टेक केयर करना चाहिए इन इश्यूज़ को, और जो उनके प्रपोजल्स हैं उनको
सीरियसली कंसीडर करना चाहिए कि देखें इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगी Right. तो टैक्स आएगा। बिल्कुल। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, इनसे पूछते हैं कौन बात करें, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बेटा मैं उस्मान गनी बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बेनामी जायदाद जो है ये पावर ऑफ अटॉर्नी वाले की भी बेनाम जायदाद कहलाएगी क्या? अगर फर्ज करें कि उस इलाके को बैंड किया हुआ है और किसी नहीं कर रहे हो, पैसा रिश्वत ज्यादा ले रहे हैं लोगों ने स्कीम 33 में जी तकरीबन प्रॉपर्टी जो है ना पावर पे कराई हुई है अपने नाम की, तो क्या वो भी बेनामी जायदाद कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? जी सर, मैं बिल्कुल आपका जो है वो आंसर आपको अनवर साहब बताएंगे। अनवर साहब वो ये कह रहे हैं कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है तो क्या वो भी बेनामी में काउंट होगी कि नहीं होगी? देखें पावर अटॉर्नी जो है वो एक प्रैक्टिस है जो कि प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर आपने वो जो पैसा जितने की प्रॉपर्टी खरीदी है वो अपनी वेल्थ में दिखाया है, आपने टैक्स रिटर्न में दिखाया है, तो ये बेनामी नहीं होगी। और आपने उस पावर अटॉर्नी को अपनी प्रॉपर्टी में दिखा दिया है तो ये बेनामी नहीं होगी। अगर आपने वो नहीं दिखाई हुई तो ये फिर आपको एमनेस्टी में डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसलिए कि आपका जो रिटर्न है, आपकी जो वेल्थ है, उसमें उस प्रॉपर्टी का इम्पैक्ट नहीं आया हुआ। अगर इम्पैक्ट आया हुआ है तो फिर ये आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और इम्पैक्ट नहीं आया हुआ तो फिर एमनेस्टी के ज़रिए ही आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सही है। उस्मान साहब ने कॉल की थी, आई होप कि उनको उनका आंसर मिल गया होगा। अच्छा ये बताएं कि नॉन फाइलर का जो स्टेटस है बजट में ख़त्म करने को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ये जब आया था 2016 में तो उस वक्त इस इक़दाम को बहुत अप्रिशिएट किया था। राइट। कि उस वक्त ये था कि लोग ये कह रहे थे कि डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा कि फाइलर कौन है और नॉन फाइलर कौन है। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम क्योंकि चीज़ें जब प्रोसीड करती हैं तो उसके बाद पता चलता है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि लोगों ने अपने आप को नॉन फाइलर रहना शुरू किया और हाई रेट बढ़ते गए और वो हाई रेट को एब्जॉर्ब करते गए, हम फाइलर नहीं बनेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है पूरी नहीं हो रही थी। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का एकदम ये अच्छा है कि डॉक्यूमेंटेशन हो और एंड ऑफ द डे डॉक्यूमेंटेशन ही पाकिस्तान को आगे ले जा सकती है। डॉक्यूमेंटेशन ही पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है। अनवर साहब, हम अपने शो से यही अवेयरनेस देते हैं कि जितना हो सके आप टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा दें, टैक्स नेट के अंदर आएँ, क्योंकि टैक्स देंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने कंट्री से भी डिवोटेड हैं। इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। सो वेलकम बैक टू टैक्स सराप, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमनेस्टी स्कीम 2019 और बजट सिफारिशात। मेरे साथ मौजूद हैं अनवर काशिम मुमताज़। अनवर साहब, अब कुछ ट्वीट्स जो हैं लोगों ने पूछी हैं उसका आंसर दे दीजिए। ये सईद आफरीदी हैं कराची से, और इन्होंने पूछा है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इसमें कमी से क्या फ़ायदा होगा? देखिए ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो डिफरेंस होता है वो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। अगर आपकी एक्सपोर्ट कम होंगी तो ये बढ़ेगा, राइट, क्योंकि आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी तो और ये इंपोर्ट कम होंगी तो ये बेहतर होगा। तो जब भी जिस भी कंट्री की अगर इंडिकेटर के तौर पे देखा जाता है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम होता है। तो ये एक आउटफ्लो या आउटकम होता है आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस। तो यानी ओवरऑल आउटकम होता है। तो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है उसमें ये कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, और ये एक पॉजिटिव साइन होता है। पॉजिटिव साइन होता है। हमें ज्वाइन किया एक कॉलर है इदरीस, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन हमारे केस में क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो ये हमेशा बढ़ा हुआ होता है, तो ये नेगेटिव साइन आता है इकोनॉमी में। ओके ठीक है, हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है इदरीस, इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे सर आप? जी ऐसा है कि मैं एक पाकिस्तान से बाहर मैंने 40 साल सर्विस की है। ठीक। और जो भी मैंने जिंदगी में कमाया, मैंने पाकिस्तान में एक दिन भी नौकरी नहीं की ना जी। और जी जो भी मैंने कमाया बाहर कमाया, और उससे मैंने यहाँ आके घर भी खरीदा, प्लॉट भी खरीदे, ठीक है ना जी। जी जी। और वो डॉलर जो मैं वापसी पे आया तो जो भी मेरे पास डॉलर से मैं वो यहाँ आके मैंने डॉलर में डिपॉजिट करा दिए ना। ठीक। अब मैं उसी पैसे को खर्च करता हूँ, है जी। जी जी। मेरी यहाँ इनकम नहीं है। जो म्यूचुअल फंड्स और कौमी महबूद फंड हैं उसमें से जो भी आता है मैं उसको डिक्लेयर कर रहा हूँ ना जी। लेकिन मैंने एसेट्स डिक्लेयर कहीं नहीं हुए, इसलिए नहीं हुए ना। जी जी। तो लास्ट जब एमनेस्टी आई थी तो मुझे यही कहा गया कि भाई ये आप पे लागू नहीं होती क्योंकि आपके पास सोर्स सारा मौजूद है। अच्छा ठीक है ना। अगर आप मेरे पास तो 36-40 साल के पासपोर्ट भी मौजूद हैं और वो मनी ट्रेल भी मौजूद है ना। जी जी। तो प्लीज मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। ठीक है, बिल्कुल इदरीस साहब, आपको अनवर साहब इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अनवर साहब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर नौकरी की, डॉलर में डिपॉजिट किए, साथ साथ मनी ट्रेल भी मौजूद है। अब
उनको क्या करना चाहिए? इदरीस साहब, आपकी मनी ट्रेल और आपकी सोर्स मौजूद है, लेकिन जब आपने पहली दफ़ा रिटर्न फाइल किया था तो आपको अपने असासे दिखाने चाहिए थे, इसलिए कि वही पॉइंट होता है जहां आप अपने सोर्स को और अपने एसेट को रिकंसाइल करते हैं। अगर आपने अपनी पहली रिटर्न फाइल करते हुए अपने असासे नहीं दिखाए तो वो असासे अनडिक्लेयर हो गए और उनको अब आपको दोबारा रिकॉल नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल कर चुके हैं। तो इसलिए अगर ऐसा नहीं है तो अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करें। लेकिन मुझे लग रहा है आपकी बात से कि आप काफ़ी साल से 40 साल पाकिस्तान से बाहर सर्व करने के बाद काफ़ी साल से पाकिस्तान में हैं, आपने बहबूद में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने सेविंग सर्टिफिकेट्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसके प्रॉफिट्स भी आप रिटर्न में फाइल करते होंगे। लेकिन अगर आपने असासे अपने नहीं दिखाए, वो असासे जो हैं उनको डिक्लेयर होना है और इस एमनेस्टी में डिक्लेयर होना है। अगर आप नहीं डिक्लेयर करेंगे तो आप कल सवाल आएगा तो आपके लिए जवाब देना तकलीफ दे होगा। बिल्कुल। अगर आपके पास कोई पूरा प्रूफ है तो अपने जो भी आपके कंसल्टेंट उनसे पूछें, इसको रिवाइज किया जा सकता है तो एक ऑप्शन है। लेकिन ये गलती ये हुई है कि आपको अपने पहले डिक्लेरेशन में अपने सारे असासे डिक्लेयर करने चाहिए थे। बिल्कुल। अच्छा, एक और हमारे पास जो ट्वीट है वो ये है कि वसीम साहब हैं जेहलम से, उन्होंने पूछा है कि हर दफ़ा हम ये सुनते हैं कि लाइन लॉसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से बिजली महंगी की जा रही है, तो इसका खमियाजा भी आम बंदे को ही भुगतना पड़ता है, तो इस हवाले से कुछ बताइए। अब ये तो एक ऐसा केसी का सवाल है जिसके मैं उसको डिटेल में जवाब नहीं देता, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि देखें पाकिस्तान किसका है, आम आदमी का है। एग्जैक्टली। तो उसमें जो बर्डन आएगा वो आम आदमी बर्दाश्त करेगा। तो इसलिए अगर आपको बर्डन आ रहा है, मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए, क्योंकि केसी के जो बहुत सारी जगहों पे कुंडे हैं, बहुत सी जगहों पे मीटर्स नहीं हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करें और बर्डन शिफ्ट ना करें। हो ये रहा है कि जिन जगहों पे बिल मीटर है वहाँ पे वो शिफ्ट कर दिया जाता है। शायद केसी या मैं कराची की बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि जो बढ़ रही है पावर जनरेशन और पावर की कॉस्ट, वो मेरे ख्याल में लोगों के लिए बहुत बड़ा बर्डन है और गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए कि लोगों को सब्सिडी दें ताकि लोगों की बिजली जो है वो सस्ती हो। बिकॉज गर्मी है और अब हर चीज़ जो है ना वो इलेक्ट्रिक से चलती है। आपको मोबाइल फ़ोन से लेके आपके लाइट पंखे, आपकी कोई लाइफ जो है अगर बिजली ले जाती है तो लाइफ जो है स्टैंड स्टिल हो जाती है। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि लोगों की लाइफ स्टैंड स्टिल ना करे, लोगों को जीने का हक दिया जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये मुगीज़ शौकत हैं और फैसलाबाद से इन्होंने सवाल पूछा है कि बजट स्पीच में ये ऐलान किया गया था कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इकदाम किए जाएंगे, तो क्या डिफेक्ट है मौजूदा सिस्टम के मनी लॉन्ड्रिंग में कि इतने बड़े पैमाने पर भी ये तमाम तर मामला चल रहे हैं और हो रहे हैं? देखिए, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि गवर्नमेंट ने खुद पिछली स्कीमों के ज़रिए कुछ लूप होल्स छोड़े हुए थे, जिसकी जगह से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। अब वो उनको गवर्नमेंट ने अपनी वजह से भी और FATF की जो कंडीशंस हैं जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को बड़ा सख्ती से देखा जा रहा है, उसकी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे एरिया लिस्ट में आ चुका है और वो अगर नहीं हम कंप्लाई करेंगे तो हम ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे और वहाँ से निकल जाएंगे, तो कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट उस पर सीरियसली काम कर रही है। स्टेट बैंक ने भी काफ़ी उस पर मॉनिटर किया हुआ है। लेकिन ये है कि ये जो हवाला है, हुंडी है, ये पाकिस्तान से बहुत होता था, अब वो कम होता जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के लॉज जो हैं वो सख्त होते जा रहे हैं। इस पे पेनल्टी सज़ाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में बाय द पैसेज ऑफ टाइम लोग जो हैं एक लीगल चैनल जो कि बैंकिंग चैनल है उसको इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ कहते हुए मैं ये भी कहूँगा कि स्टेट बैंक को पैसे ले जाने और लाने में जो है वो ईज़ करने चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऑफिशियली पैसा ले जा रहा है तो उसको फैसिलिटेट भी करना स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। अदरवाइज लोग जो हैं दूसरे मीन्स इस्तेमाल करते हैं पैसे ले जाने के लिए। बिल्कुल। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? इमरान बाजी से। जी, क्या पूछना चाहेंगे इमरान? मैं 97 से जॉब करता था होटल में, उससे टैक्स कट रहा था मेरा, ठीक है। फिर मैंने जो है उससे जो कमाता था होटल से, तो उससे मैंने छोटी प्रॉपर्टी ली जो बाद में बढ़ गई। फिर मैंने 2009 में वो प्रॉपर्टी बेच के एक छोटा सी प्रॉपर्टी ली और उसको डिक्लेयर किया इनकम टैक्स में, वेल्थ टैक्स में, और स्कूल खोला। और जब से मैं टैक्स दे रहा हूँ और मेरी वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर भी है, तो क्या उसको उस पर टैक्स लगेगा या क्या होगा? देखिए, अगर आपका आंसर हम देते हैं। बिल्कुल, इमरान का जो सवाल है उसका अनवर साहब आंसर देंगे। इस वक्त हम जाएंगे क्विक ब्रेक की जानिब से। स्टे विद अस।